कि कौन सी कंट्री आसान है, मतलब कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए हम लोगों को एज एमबीबीएस अब्रॉड। तो क्या ये है कि 20 लाख से कम में एमबीबीएस हो सकता है? देखिए आप बहुत अच्छा तुमने सब बहुत सुना होगा इंटरनेशनल बहुत बोलते हैं आपका 15 लाख रुपए हो जाएगा 20 लाख रुपए हो जाएगा ये लाइक इसमें आप जो छोटी सी ना टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट ये पढ़ नहीं पाते उसमें से हम इस जो ट्रैक पे फंस जाते कभी 20 लाख रुपए नहीं होता वो जो आपका ट्यूशन हो गया अगर किसी मुश्किल स्कॉलरशिप सीट होती है बट स्कॉलरशिप यूजुअली क्राइटेरिया इन स्कॉलरशिप सीट है आपको लो बजट यूनिवर्सिटी मतलब कौन सी चूज करोगे बेस्ट? लो बजट में हम सब डिग्री लेने के बाद कोई इंडिया में इक्वली वैल्यू होता है मतलब एज कंपेयर टू इंडियन स्टूडेंट्स। देखो ध्यान देना इस आप लोगों को तो नेक्स्ट टाइम आप कितने जल्दी बढ़ने वाला हो और ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जैसा हमका कुछ फेस करना पड़ता है क्या हॉस्पिटल इंटर्नशिप लेवल प्रैक्टिस कर स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन मुझे समझ आती है कि इंडियन पीजी कर सकते हैं कि एब्रॉड में यूज करते हैं। बिल्कुल आप इस जाने के बाद दिल्ली का रिलीज कर दिया प्रेशर कंपल्सरी था मतलब वो पूरा डाउट है। क्वेश्चन है गाइडलाइन फॉलो नहीं करते वो मतलब और जो बच्चे मतलब यहाँ पे आने के बाद एफएमजी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं आप उनके लिए क्या बताओगे? जिनका जो बच्चे इस साल नीट की एग्जाम दे रहे हैं मतलब नीट अभी देने वाले हैं रिसेंटली 26 में उनको मतलब आप क्या कहोगे कि ड्रॉप लेना चाहिए कम मार्क्स आए तो या एब्रॉड चूज करना चाहिए? जिसका ऐसा लगता है कि हो रही है तो कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और ऐसे ही अभी अटैक भी Welcome to our channel. Today our guest is Chaitrali Didi or Chaitrali ma'am, which is leading influencer of leading MBBS abroad influencer. और आज वो हमारे साथ है और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो जनरली स्टूडेंट्स आते हैं एमबीबीएस अब्रॉड आने से पहले उनकी इंक्वायरीज क्या होती है, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वही डिस्कस करेंगे। और चैत्र मैम जो है हां तो पूछ मैम सबसे पहले काफी क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री आसान है, मतलब कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए हम लोगों को एज एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। देखो ऐसा कंट्री चूज करना एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है ये सिर्फ स्टूडेंट का नहीं उसके पेरेंट्स का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डिपेंड्स ऑन बजट ठीक है क्योंकि हम तो बोलते हैं कि हमें एमबीबीएस अब्रॉड से करना है बाकी करने वाले जो है वो हमारे पेरेंट्स हैं ठीक है तो वो पेरेंट्स को पहले तो आपको अपने पेरेंट्स से कंफर्म लेना चाहिए कि लाइक उनका कितना तक की आप बजट में स्पेंड कर सकते हो आपको लोन लेना है नहीं लेना है ठीक है अगर आप जॉर्जिया करोगे यू नीड 40 लाख बजट फॉर जॉर्जिया ठीक है तो जॉर्जिया में से 40 लाख इंक्लूड्स योर ट्यूशन फी ठीक है अगर आपको आपका जो एक्सपेंस देखोगे मंथली एक्सपेंसेस चीजें सारी चीजें काफी कॉस्टली है तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आपको ऑप्शन को सीक करो अदरवाइज आपके पास जितने बच्चे ज्यादा लो बजट में जाते हैं उनके लिए 20-25 लाख आपका बजट है आपके पास उज़्बेकिस्तान है रशिया ठीक है कजाकिस्तान किर्गिस्तान के अराउंड 30 तक की हो जाता है आपको 35 तक की मुश्किल से मिल जाती है अगर किसी का ऐसा है कि मुझे यूएस में एमसी करना है आगे जाकर के बाहर एब्रॉड में सेटल होना है ऐसे बच्चों को जॉर्जिया मिलना चाहिए बट उसके लिए बजट चाहिए अब जितने मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बच्चे हैं वो रशिया ही जाते हैं 70% बच्चे एब्रॉड जाने वाले रशिया जाते हैं क्यों क्योंकि बंदो बजट में आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है इस वजह से तो कंट्री सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में प्रैक्टिस कहां करना चाहते हो एंड कंट्री सिलेक्शन इसका ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम ऐसी कंट्री जाओ जहां पर एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो हो और जहां पे रशिया और इंडियन ट्रेडिशंस बहुत अच्छे हो क्योंकि फ्यूचर में जब आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हो तो हमें नहीं पता आगे चल क्या हो जाएगा किसी ने रशिया इंटर का और प्रेडिक्ट नहीं करा था तो इस वजह से एटलीस्ट ऐसे रिलेशंस हो जिस वजह से जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना मैम जैसे आपने कहा कि बजट बहुत मैटर करता है तो क्या ये है कि 20 लाख से कम में एमबीबीएस हो सकता है? देखिए आप बहुत अच्छा तुमने सब बहुत लोगों से सुना होगा इंटरनेशनल में बहुत लोग बोलते हैं कि आपका 15 लाख में बेस हो जाएगा 20 लाख में बेस हो जाएगा ये लाइक इसमें आप जो छोटी चीज है ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ये हम पढ़ नहीं पाते उसमें से हम लोग इस जो ट्रैक पे फंस जाते कभी 20 लाख में बेस नहीं होता ठीक है वो जो आपका ट्यूशन फी हो गया अगर किसी मुश्किल से नॉर्मल ट्यूशन तुम पढ़ लो यहां की ट्यूशन फी है 3 लाख ट्यूशन फी है 30,000 तुम्हारा हो सकता है अब बच्चे कैसे में 3 लाख ट्यूशन फी है एक साल का 3 लाख 6 साल का 18 लाख 20 लाख में बेस हो गया ऐसा होगा क्या उसमें तुम 30,000 रुपए तुम्हारे ट्यूशन टॉपर्स का ये 20,000 तुम्हारा उसका पैसा है ठीक है तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हारे रहने का खर्चा है तुम अगर एक बार घर पे जाओगे तो 50,000 आने जाने के लगेंगे 50,000 तुम्हारे एक बार के घर पे आने जाने के है तो 6 साल के 3 लाख हो गए तुम्हारे 10,000 पर मंथ एक्सपेंस के हिसाब से ठीक है 1 लाख रुपए ये बोले तो ये सारे खर्चे तो आपको 6 साल के 6 लाख रुपए पर्सनल एक्सपेंस हो गया और शायद वो 6 लाख प्लस तुम्हारा को 3 लाख जिसमें तुम हर साल घर पे आने जाना करते हो ठीक है कितना हो 7 8 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए अब पहले साल जिस साल में एडमिशन लेते हैं उस साल में पैसे ज्यादा लगते हैं हमें रेजिडेंसी पे करना होता है ओटीसी पे करना होता है तो वहां पे मैसेज को मैसेज करना पड़ेगा तो ये सारे खर्चे भी ऐड ऑन हो जाते हैं तो एग्जैक्टली आपकी ट्यूशन फी में आपको एक रफ 6 से 9 लाख रुपए जोड़ देंगे 10 लाख जोड़ देंगे इतना आपको लगेगा उसमें भी कुछ खर्चे हमारे छूट रहे हैं हमें ओटीसी वगैरह में सब कैलकुलेट करना पड़ेगा लेकिन पे तो आपको ही करना है ना बट वो लोग आपको ये करा आपको बता देते हैं 18 लाख ट्यूशन फी अब हमें लगता है कि 18 लाख हो जाएगा बट नहीं होता इस वजह से बहुत बच्चों का बजट बहुत ज्यादा जाता है कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी? स्कॉलरशिप सीट्स होती है बट स्कॉलरशिप सीट्स के बारे में बच्चों को पता चले उससे स्कॉलरशिप सीट्स खत्म हो जाती है क्योंकि स्कॉलरशिप सीट्स ऐसी जो होती है उसमें आपको एक अमाउंट पे करना होता है तो ये फिक्स अमाउंट नहीं होता है ठीक है बहुत कम होता है ऐसा लाइक अराउंड 10 लाख के अंदर ही वो अमाउंट होगा ठीक है बेसिकली यूनिवर्सिटी वैरी करता है बट ये सीट्स दिसंबर मंथ में ही फिल हो जाती है जिसमें से लाइक जो भी पहचान वाले हैं या जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वही अपने बच्चों को सीट्स देती है लेकिन इन सीट्स में यूनिवर्सिटी बच्चों को स्टाइपेंड पे करती है हर मंथ ना तो आपको ट्यूशन का पैसा लग रहा है ना तो आपको हॉस्टल का पैसा लग रहा है किसी चीज का पैसा नहीं लगता आपको पैसा लगता है तो सिर्फ खाने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन के लिए ऐसा है कि अगर आप ये करना चाहते हो एमबीबीएस अब्रॉड तो आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड से करने के लिए नहीं बट जब आप इंडिया में वापस जाओगे ठीक है तो इंडिया में जाने में एमजी एग्जाम जब आप दोगे एमजी एग्जाम के लिए आपका नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है एंड अगर आप पीसीबी का स्कोर दोगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपका 50% होना चाहिए पीसीबी में और आपका अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपका पीसीबी में स्कोर होना चाहिए 45%। जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हो आप उनको लो बजट यूनिवर्सिटी मतलब कौन सी सजेस्ट करोगे बेस्ट? लो बजट में मैं यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं करती ठीक है तो लो बजट में यूनिवर्सिटीज हैं बट लो बजट यूनिवर्सिटीज आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज लाइक ऐसे तो मैं नहीं बता सकती कि ये तुम ये यूनिवर्सिटी देख लो जो भी बच्चे का बजट होता है उसको उस यूनिवर्सिटी के लिए आप आपका बजट बताओ तुम्हें तुम्हारे बजट के अंदर लो बजट में ऑप्शन है मीडियम बजट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे हाई बजट में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ऐसे हमारे पास बहुत यूनिवर्सिटी बहुत सारी लगता है कि लो बजट यूनिवर्सिटी अच्छी होगी लो बजट में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है
वैसे हाउ शुड स्टूडेंट्स सी एमबीबीएस अब्रॉड एज अ ऑप्शन, एज अ बैकअप प्लान और एज अ एस्केप फ्रॉम द नीट ट्रैप? क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्ट कट की तरह देखते हैं उसे कि ऐसा नहीं हो तो इधर पढ़ना नहीं पड़ेगा करके। देखो ये कुछ बच्चों के लिए एस्केप है, कुछ किसी के लिए एक ट्रैप है, ठीक है। जब ये जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे बहुत मजे मिलेंगे, ठीक है, वो खुद को ही पता नहीं वो किस दलदल में खुद फंसे जाते हैं। बिकॉज यहाँ आने के बाद सुबह रोज 8:30 बजे अपनी क्लास में उठ करके रोज क्लास जाना, 100% अटेंडेंस मतलब 100% अटेंडेंस रखना बहुत ही बड़ी चीज है। ये तभी इंसान कर सकता है तो खुद करना चाहते हैं। बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो आते ही फेल हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करते हैं। ये सब करने का कोई फायदा नहीं। इससे तुम मुझसे चले इंटरेक्ट करो, अगर तुम्हें पैसा बर्बाद ही करना है पेरेंट्स का तो कर लो। बट रशिया में तुम आ रहे हो तो तुमने ये चीज देखा होगा कि 2018 के बाद जितने भी बच्चे आए हैं, ठीक है, उनको नीट क्वालिफाई करना जरूरी था। 2018 में बोला, उससे पहले वो नहीं था। तो अगर नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चे आते हैं तो 70 का 80% अगर तुम देखोगे तो बढ़ते हुए जाते हैं। क्योंकि आने वाले बच्चे जो है जैसे हमारे टाइम के बच्चे आए थे वो 200 250 300 मार्क्स के बच्चे आते थे। धीरे धीरे अभी जो हम लास्ट ईयर का सिचुएशन देखोगे नीट 2025 के बाद 2024 के बाद ऐसे बच्चे आए हैं जिनका स्कोर 400 500 और जितना मैंने जितना देखा है 603 वाला हाईएस्ट मेरे देखने में सोचा है जो कि एमबीए से बहुत क्लियर दिख रहा है। तो जो लेवल है उनका वो भी बढ़ रहा है, जो बच्चे आने वाले हैं वो पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर लोगे एमबीए से बहुत अच्छा है। बट इसका वर्स्ट पार्ट ये है कि आपको कोई बोलेगा तो वो पढ़कर तुम्हें खुद से पढ़ना है, तो तुम खुद से पढ़ सकते हो तो बिल्कुल आओ। और जो एंजॉयमेंट के लिए आ रहा है वो आने दीजिए। मतलब यहाँ से अभी डिग्री लेने के बाद वो इंडिया में इक्वली वैलिड होता है कि मतलब एज कम्पेयर टू इंडियन स्टूडेंट्स? देखो आईएमजीएस ऐसे इक्वली वैलिड होगा अभी नहीं है, ठीक है। हमें जो यहाँ से तुम्हारा 6 साल के अंदर बच्चों तुम ले जाओगे तो एफएमजी के बाद एक लाइसेंस लेगा। एफएमजी एग्जाम की लाइसेंसिंग एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बाद आप एज आप एक साल की नर्चर करनी है, उसके बाद आप एक आईएमजी से इक्वल हो, ठीक है। बट उसके पहले तक की जर्नी आसान नहीं होती। इंटर्नशिप में आपको थोड़ा बहुत फेस करना ही पड़ेगा चीज, और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा। एंड ऐसा बोला जाता है बहुत टाइम से कि नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट आएगा, बट कुछ जो बहुत सारे लोग हैं जो नेक्स्ट वीक इजीली इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे ना, होगा इतने आसानी से नहीं होगा। बिकॉज नेक्स्ट बार जो चाहे ये फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे रशिया जॉर्जिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान नेपाल बांग्लादेश कहीं से भी इंग्लिश करो, चाहे तुम इंडिया से करो, अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। इससे बाकी लोगों को दिक्कत होगी, तो नेक्स्ट एग्जाम इतनी जल्दी डिफरेंट नहीं होना होगा। और मैम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आपने कहा कि कुछ फेस करना पड़ता है, क्या हॉस्पिटल इंटर्नशिप लेवल प्रैक्टिस पे स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है फॉरेन ग्रेजुएट्स को? तो मैं एक चीज बता दूं कि अभी तक मेरी इंटर्नशिप हुई नहीं, ठीक है। बट मैं जितना लाइक मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया, हां हमें डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत बिल्कुल होता है, किसी जगह पे होता है किसी जगह पे नहीं लेते। अब वो डिपेंड करता है लाइक तुम ऐसी जगह पे इंटर्नशिप करो जहां पे किसी इस तरह से हमने नहीं करी है, तो वहां पे थोड़ा बहुत मुश्किल फेस करना पड़ता है। वही चीज जगह पे ऐसे बहुत ठीक है समझदार हो गए कि चलो ये अपने ही अच्छे उन्होंने गलती तो करी है बाहर से इन्वेस्ट करके जो चीजें लोग समझ के लेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा आसान होगा। बट इंटर्नशिप कभी भी आसान नहीं होगी। इंटर्नशिप में इंसान बिल्कुल रोज सिचुएशन पे आएगा, इतना तुम्हारा वर्किंग आवर्स इतना ज्यादा होता है, इसलिए जो बच्चे इंटर्नशिप करते हैं उसके बाद उनको पढ़ाई मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को बहुत सारे मतलब समझ आती है कि इंडिया में पीजी कर सकते हैं क्या अब्रॉड से इंग्लिश करने के बाद? बिल्कुल आप पीजी कर सकते हो। आप एक साल की इंटर्नशिप करनी है, आपका 6 साल का एमबीए हो गया, उसके 6 साल के एमबीए के बाद आपने एमजी का एग्जाम दिया, एमजी का एग्जाम आने जाता क्लियर हुआ, तो एमजी का एग्जाम क्लियर होने के बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होगी, जो कि जून हर स्टेट में अलग-अलग टाइम पे स्टार्ट होती है। अगर जून में स्टार्ट होती है जून में खत्म हो जाएगी, अगले साल के जून में खत्म होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, फिर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद आप नीट पीजी के फॉर्म के लिए एलिजिबल है, उसके बाद आप नीट पीजी के लिए पढ़ो और नीट पीजी का एग्जाम दे करके आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। और दीदी स्टूडेंट्स क्या रशिया में आने के बाद लैंग्वेज बैरियर फेस करते हैं, ऑपरेशन कंपलसरी है क्या, मतलब वो पूरा डाउट है? रशियन लैंग्वेज देखो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ तुम बच्चों को छोड़ ही दोगी, जहाँ तो ना कोई सीनियर है ना कोई लेने वाला है ना तो कोई लेकर के आने वाला है, तो वहाँ पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल दिक्कत है जहाँ के बैठने को देखने वाला ही नहीं। अगर जैसे तुम यहाँ पे आए तुम्हें एयरपोर्ट में लाया होगा, फिर तुम्हारे साथ जहाँ तुम स्मार्ट हो तुम्हें पता था कि चीज को क्या होता है, तुम्हें वहाँ ट्रांसलेट करके नहीं देखा होगा, तुम चीजें समझ गए। जो चीजें तुम्हें थोड़ी बहुत नहीं समझ में आई कि हाँ इसके अंदर क्या है, तो तुमने ट्रांसलेट कर दिया होगा। तो ज्यादातर जो चीजें हम खरीदते हैं वो मॉल में से रखी हुई होती है, जिसके लिए ट्रांसलेट की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम चीजें हम देखते हैं कि इसमें से बीत तो नहीं, तो ऐसी चीजें हम ट्रांसलेट करते हैं बच्चे को शेयर, तो उसमें ऐसे खास मुझे लगता है कि अगर बैरियर लैंग्वेज ऐड करता है, अगर आपके साथ सीनियर्स है तो आपको हेल्प कर देंगे। बाकी इनिशियल 3-4 महीने बच्चे बेसिक क्वेश्चन तो सीख ही जाते हैं और एक साल में बहुत अच्छे सीख जाते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है पढ़ने के बाद? ये हर यूनिवर्सिटी वैरी करता है, क्योंकि आज भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे पढ़ने के बाद रशियन लैंग्वेज होता है, इसलिए बच्चों का यूनिवर्सिटी सिलेक्ट सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे 3 साल बहुत सारे यूनिवर्सिटी डाइल करें। और हमारे एमसी की गाइडेंस के हिसाब से अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हो तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। आपका जो कोर्स है वो मिनिमम 5.5 होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, इसलिए आपकी जितना भी ड्यूरेशन आप रहते हो बच्चों का यूनिवर्सिटी सिलेक्ट सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे 3 साल बहुत सारे यूनिवर्सिटी डाइल करें। और हमारे एमसी की गाइडेंस के हिसाब से अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हो तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। आपका जो कोर्स है वो मिनिमम 5.5 होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, इसलिए आपकी जितना भी ड्यूरेशन आप रहते हो रशिया में वो इंग्लिश में होना जरूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल ना हो, इसलिए स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना जो कंसल्टेंट होंगे वो आपको एडमिशन करवा के दे देंगे, वो आपको ये चीज नहीं बता देती है कि आगे 3 साल रशियन लैंग्वेज में है करके। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी अभी भी है जहाँ पे 3 साल पहले स्टार्टिंग में इंग्लिश होता है, 3 साल बाद में रशियन होता है। तो एनएमसी मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती थी उनको एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते वो, मतलब उस वैसे बच्चों में प्रॉब्लम्स आते हैं क्या आगे करके? हाँ, अगर आप एनएमसी अप्रूव यूनिवर्सिटी से नहीं करते हो तो बिल्कुल आपको दिक्कत आएगी, आपकी डिग्री वैलिड नहीं बन जाएगी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी में एनएमसी की जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करना चाहिए। हमारी जो एनएमसी जितनी भी गाइडलाइंस है उन सबको, तभी आपकी डिग्री को वैलिड माना जाएगा।
और जो बच्चे मतलब यहाँ पे आने के बाद एफएमजी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या बताओगे? जिनका पहले से बोले कि लाइक मुझे पहले से मुझे एग्जाम क्लियर करना चाहिए, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में टाइम नहीं मिलेगा। मैं खुद कहूँगी कि अपने फर्स्ट ईयर में जितना पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं है, पढ़ाई और पेरेंट्स दो लोगों से ऊपर कोई कुछ नहीं है, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर लो। पर सेकंड ईयर के बाद तुम्हें एक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और सेकंड ईयर से ही पढ़ना तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, बट कैसा टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलता। तो मेरे हिसाब से क्योंकि सेकंड ईयर के बाद तुम थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एकेडमी खत्म हो जाता है, बैक स्टडी जो स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा वक्त मिलता है, तो वहां से तुम्हें पढ़ना अपना सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ लेना चाहिए। जो बच्चे इस साल नीट के एग्जाम दे रहे हैं, मतलब नीट अभी देने वाले हैं रिसेंटली 26 में, उनको मतलब आप क्या कहोगे कि ड्रॉप लेना चाहिए कम मार्क्स आए तो, या अब्रॉड चूज करना चाहिए? जिसे ऐसा लगता है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, जिसका भी स्कोर 500 अबव आ रहा है उसको 100% ड्रॉप लेना चाहिए। उसके मन में गिल्ट ना रहे कल जाकर के यार मैं ड्रॉप ले लेता तो मेरा हो जाता या हो जाती। तो तुम्हें अगर लगता है 500 में तुम्हारा स्कोर आ रहा है, बिल्कुल तुम ले लो। तुम्हारा अगर स्कोर 400 भी आ रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं कर सकती थी, मैंने करा नहीं, या जो भी दिक्कत थी उनके स्टार्ट कर लिया, बिल्कुल आप ड्रॉप लो। बट आपको लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, मैंने अपना जितना कर लिया बेस्ट दे दिया, मेरे से फिजिक्स नहीं समझ में आता, मैं इसमें कितना भी सर मारूं मुझसे फिजिक्स नहीं होगा, केमिस्ट्री अगर आपसे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होता, तो मेरे हिसाब से बच्चे ने बेस्ट ब्रॉड ऑप्शन सीख कर लेना चाहिए, मतलब लास्ट ऑप्शन की तरह। लास्ट ऑप्शन की तरह। बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसा डरते हैं कि फॉरेन में जाएंगे, मतलब उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही नया होगा वहाँ पे टीचिंग स्टाइल वगैरह, उससे डरते हैं, तो उसके बारे में मतलब आप क्या कहोगे? जब आप इंडिया में रहते हो तो ऑब्वियसली जब तुमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले, यहाँ आने से पहले तुम्हारे भी बहुत सारे डाउट्स आए होंगे कि लाइक कैसे होगा, मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ सेफ है नहीं है, कैसी यूनिवर्सिटी होगी, जो पढ़ाई में समझ में आएगा, बिकॉज ये तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो आने से पहले ना डरे। इवन मैं खुद जिस यूनिवर्सिटी में जाती थी, मुझे जाने से पहले डर लग रहा था कि मैं जहाँ जा रही हूँ जगह सही है कि नहीं है, बिकॉज ये तुम्हारे पूरे फ्यूचर, तुम्हारे 6 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डिसीजन है। तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा, बट वही अगर आपको सही लोग सही गाइडेंस मिले तो आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मैम जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो जनरली अकेलापन भी फेस करते हैं, क्योंकि बहुत बार वो बहुत सालों तक अपने पेरेंट्स के साथ रहे होते हैं, फिर डिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा सीन होता है, क्या यहाँ पे रैंकिंग वगैरह का सीन होता है यूनिवर्सिटीज में, और फेस्टिवल्स वगैरह का भी क्या सीन है वो भी बता दीजिए, मतलब उनको इंडिया की तरफ फील करवाने के लिए क्या क्या किया जाता है? देखो पहले तो मैं मत बोलो, मैं तुम्हें हमेशा बोला दीदी बोलो। दूसरी चीज की देखो, अभी ये चीज तुम इससे बेटर तरीके से तुम बता सकते हो, क्योंकि मैं सबसे सीनियर अभी मैं ही हूँ यहाँ से पास आउट होने के बाद, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा कभी लगा कि तुम्हारे सीनियर ने तुम्हारे साथ कभी रैगिंग करी, ठीक है? जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो वहां से लेकर के लड़कियों के रूम में बैग्स पहुंचाई जाती है, तो सीनियर्स ही करते हैं, चाहे समारा हो गया, चाहे यहाँ पे नॉन वोकेशन में हो गया, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज में फॉलो कर रहे हैं, सीनियर्स ही कर रहे हैं। एक जो हमारे दिमाग में सीनियर्स को लेकर की इमेज होती है कि रैगिंग होगी, ये सारी चीजें तुम यहाँ आकर के नहीं देखोगे, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही चेंज होगा। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज 90% यूनिवर्सिटीज में कभी भी सर नाम नहीं बोला जाता, क्यों? क्योंकि सर नाम से एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है। मैं तुम्हें क्या बोला, मैम मत बोलो, क्यों दीदी भैया बोलो, क्योंकि तुम अगर गलत करोगे तो मेरा काम है तुम्हें डांट के समझाना। तुम क्योंकि लाइक हम यहाँ पे छोटे भाई बहनों की तरह है, तो अपने सभी बच्चों को बच्चों की तरह समझते हो। लाइक तुम्हारे साथ तो उतना मेरा फ्रेंड रिलेशन नहीं, बट तुम अगर मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में होते तो तुम लिटरली मेरे छोटे मेरे बहुत छोटे हो। हमने देखा है मतलब आपको आपके वीडियोस में आप कितना फ्रेंडली हो, इसीलिए मैं तुम्हें मना करती हूँ, तुम भी रिलेशन बनाओ सीनियर से, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। हो सकता है तुम गलत अगर तुम्हें डांटेंगे और बिल्कुल डांटना चाहिए, तुम खुद अपने लिए इतने समझदार हो कि तुम खुद बदल। मैं ये नहीं बोलूँगी सारे सीनियर्स अच्छे होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में 10% बच्चे तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें बिगाड़ेंगे, बट तुम खुद इतने बड़े हो, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। रही बात फेस्टिवल्स की, तो आप देखे होगा कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में 50% यूनिवर्सिटीज में फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, मोस्ट सारे सेलिब्रेट होते हैं, जैसे शिवाजी जयंती होगी, दिवाली होगी, नवरात्रि होगी, महाशिवरात्रि होगी, इवन ईद तक भी सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा तुमने कभी नहीं देखा होगा ये जो हम सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम, वो भी हमारे महाशिवरात्रि में उतने ही इन्वॉल्व होते हैं, ईद में भी हम लोग उतने ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीजें इंडिया के बाहर तुम्हें बहुत अच्छी मिलेगी। ये जो चीजें हैं रिलीजन्स को लेकर के, ये सिर्फ इंडिया के अंदर है, इंडिया से बाहर आने के बाद हम सब इंडियंस हैं, ये चीज है। और सबसे पहले तुम्हारा एक ह्यूमैनिटी है, तुम्हें होनी चाहिए, बिकॉज हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो ये सबसे पहले नोबल प्रोफेशन है, इससे पहले इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। तो इस वजह से तुम्हें यहाँ कभी भी ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। एंड कुछ मैं ये बोलूंगी, एकदम एक हाथ 1% हो सकता है तुम्हें कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिले, अदरवाइज मैंने इतनी सारी यूनिवर्सिटी देखी है, बहुत हार्ड ही कहीं ऐसा होता है, वरना नहीं होता है। मैम और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स कर देते हैं और पेरेंट्स कर देते हैं, और अभी के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। सेफ्टी का क्या है, वॉर सिचुएशन हो रही है तो कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और ऐसा ही अभी अटैक भी होते हैं,
जहाँ पे टेररिस्ट अटैक की तरह हो, तो स्टूडेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए उस बारे में? देखिए, यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ी सिचुएशन हुई नहीं। पहली बात, आप लोग न्यूज में बहुत पेरेंट्स बहुत सारी चीजें देखते हैं कि यहाँ हुआ, वहाँ पे हुआ, ड्रोन अटैक हुआ। मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, रशिया जितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वहाँ पे बच्चों को कभी दिक्कत नहीं हुई। जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया, ये तो वॉर जिसको तुम सिचुएशन बोल रहे हो, बट जब एक्चुअल वॉर हुआ तो उन्होंने वॉर को रोका कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे फंस गए थे, इंडियन स्टूडेंट्स बाहर निकले, इंडियन स्टूडेंट्स बाहर आए, और उसके बाद उन्होंने अपना जो वॉर का प्रोटोकॉल होता है, किसी भी इंटरनेशनल ऐसा ही वॉर कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, और जहाँ पे इंटरनेशनल बच्चे रहते हैं वहाँ पे कभी भी कोई भी मिसाइल अटैक कभी नहीं हो सकता। ये वॉर के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई रीजन ऐसा है तो वहाँ पे वॉर कर देंगे जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे, कभी भी इंटरनेशनल जगहों को टारगेट नहीं किया जाता, और वॉर के प्रोटोकॉल्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो करनी पड़ती है। ये चीज हो गई, तो आप इस चीज को समझें। दूसरी चीज, पेरेंट्स को लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्या होगी, इतना इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कंट्री चूज करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा उस कंट्री के साथ रिलेशन हुआ, वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है और हमारे रशिया के रिलेशन इतने अच्छे हैं कि वो अपने बच्चों को लेके जाएंगे। इस चीज को तुम भरोसा रखो। इवन कोविड वाली सिचुएशन में जब हम 2019 में थे, वंदे भारत मिशन से हम लोगों ने बहुत महंगी टिकट करी, 52,000 टिकट हुई थी हमारे सिर्फ जाने की, बट हम लोग वो वापस ले लिए। हम लोग वहाँ पे फंस चुके थे रशिया में। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारी कंट्री जो तुम जहाँ जाते हो, वहाँ अगर फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन खराब होगी तो हम नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में कुछ खराब नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे तो सिचुएशन फिलहाल चल रही है, कुछ भी हो सकता है, बट रशिया जितनी पावरफुल कंट्री है, रशिया के साथ कोई भी ऐसा कोई चीज करने से पहले 2 बार सोचेगा, और ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले इंडियन स्टूडेंट्स अपने घर सेल्फी पहुंचेंगे। तो मैं ये चीज बता दी, यूक्रेन के बहुत सारे ट्रांसफर स्टूडेंट्स हमारा नहीं, बट कुछ हमारा से फंसा हुआ, तो वहाँ पे जो बच्चे इंडियंस भी नहीं थे, उन्होंने लास्ट में खुद को बचाने के लिए ये बोला कि हम इंडियंस हैं। तो इंडियंस की जो इमेज है वो तुम्हें इंडिया से बाहर आके पता चलेगी। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि इंडियंस की लेकर के बहुत रिस्पेक्ट है, और उस रिस्पेक्ट को बनाए रखना तुम्हारा काम है। इसीलिए तुम्हें सीनियर्स सबसे पहले साथ में सिखाते हैं कि तुम्हें, अगर तुमने देखा होगा बस में रशियंस बात नहीं करते, अपना बैग आपको नीचे खाली हाथ में पकड़ना होता है, आप कंधे पे बैग नहीं डाल सकते। बहुत सारे बच्चे बस में पेमेंट नहीं करते। इस छोटी छोटी चीजों की वजह से ना तो इंडियंस की बहुत बड़ी इमेज खराब कर देते हैं बच्चे। इन चीजों का ध्यान तुम्हें रखना है। तुम्हें अब जब तुम अच्छे सारे सीनियर बन जाओगे, तुम अपने जूनियर्स को ये सारी चीजें समझाओगे, तो तुम अगर अपनी इमेज अच्छे रखोगे ना, तुमने ये चीज देखा होगा इंडियंस के साथ रशियंस बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से। मैंने कभी अपनी लाइफ में ये डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करा। हाँ, ये चीज है कि लाइक मैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ी हूँ, जहाँ पे मेरे साथ अफ्रीकन वगैरह थे, तो जहाँ पे वो भले अपनी हिस्ट्री देने के लिए अफ्रीकन को मना कर देंगे, नाइजीरियंस को मना करेंगे, तो मुझे कभी किसी पेशेंट ने मना नहीं करा। इतनी अच्छी इंडिया की इमेज है। तो लाइक अब तो हमारा सब खत्म हो गया, अब आगे तुम्हारा जमाना है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुम इसे मेंटेन रखो। मतलब हमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है। हाँ, एंड जैसे तुम पृथ्वीराज हो, तुमने अगर किसी दिन रशिया के साथ गलत किया, वो तुम्हारा नाम नहीं याद रखेगा कि मेरे साथ पृथ्वीराज ने, वो याद रखेगा कि मेरे साथ इंडियन ने गलत करा। ये चीजें हैं, तो इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो 26 में नए एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, आप उनको क्या प्लान बताओगे? मतलब क्या प्लान करना चाहिए उन्होंने? क्या चीजें देखनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने के लिए? इतना वगैरह, मतलब कैसे वो प्लान करे? मतलब अभी से उनका पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट आप बना के रख सकते हो, क्योंकि अभी से पासपोर्ट बना के रखो तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी उस टाइम पे। प्लस और जो हमारा होता है लाइक एक डेट मिलता है पुलिस वेरिफिकेशन का, वो जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम पे सब अप्लाई करते हैं। तुम्हारे पास वक्त है, अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके रख देना चाहिए, चाहे आपको जाना हो चाहे आपको नहीं जाना हो। पासपोर्ट तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो होना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो कभी तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके रख दो। इसके अलावा तुम्हें कोई अभी फर्दर डॉक्यूमेंट अभी के लिए अप्लाई करने की जरूरत है। और वो मतलब उन्होंने मतलब एडमिशन प्रोसेस उनका कैसा, मतलब कहाँ से करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आप लोगों को क्या बोलना? एडमिशन प्रोसेस के लिए अगेन किसी कंसल्टेंसी का नाम नहीं लिखी किसी वीडियो में, तो एडमिशन प्रोसेस अगर आपको करना है, आप 4 लोगों से बात करिए, वेरीफाई करिए, तो जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। एंड लाइक कोशिश करो कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस बजट में उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से करवाएं, और बात करिए, सबसे बात करिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करो, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से लो, एंड सब चीजें वेरीफाई करो। उसके बाद जहाँ से आपको सही लगे करवा दो। बहुत बहुत थैंक यू मैम, अपने अपना कीमती टाइम को दिया और पॉडकास्ट इतना कोई कीमती टाइम था नहीं, बट टाइम हाँ, बट थैंक यू। और मतलब अच्छा लगा ये पॉडकास्ट आपके साथ, मतलब शूट और स्टूडेंट्स को भी शायद उसी से फायदा होगा कि बहुत सारे